नमस्कार मित्रों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूं हिंदी सफर की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का ये दूसरा भाग है। जो पहला भाग था उसमें हमने 2022 बीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रश्नों को हमने देखा था और प्रश्न जो थे हिंदी के प्रश्न वो 61 नंबर से शुरू हुए थे और हमने 61 से 80 तक जो 20 प्रश्न थे उसको हमने देखा था। फिर 80 के बाद 5 मार्क एक अनुच्छेद आता है, एक अनुच्छेद आता है। उसके बाद 86 से 100 तक 86 से 100 तक 15 जो प्रश्न हैं वो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हैं, हिंदी ग्रामर से आते हैं। तो आज हम ये जो 86 से जो 100 तक 15 प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जो 86 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पद है, शब्द है, ध्वनि है, वर्ण है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर वर्ण होता है। इसका सही उत्तर वर्ण होता है। परंतु जो 2022 बीएचडी एग्ज़ाम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो आंसर की में ध्वनि ही दिया गया है, परंतु वो सही नहीं है। सही क्या है ना, वर्ण। इसका उत्तर वर्ण होगा। क्यों होगा हम ये चर्चा करेंगे। ये आज का विषय है। ये बहुत विवादास्पद विषय है। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। पहले देखते हैं भाषा विचार आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक साधन है। भाषा की इकाइयाँ, आप इकाइयाँ कह सकते हो, अंग कह सकते हो या अवयव कह सकते हो। तो भाषा की इकाई कितनी है ना? 3 इकाई हैं। इकाइयाँ कितनी है? 3 है। वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। ठीक है, क्या क्या है ना? वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। फिर प्रश्न कैसे पूछा जाता है देखिए ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक, ये शब्द जो मौखिक दिया गया है इसको ध्यान में रखिए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ रहा है। अगर मौखिक पूछता है तो सदैव आंसर ध्वनि होगा, सदैव आंसर ध्वनि होता है। मौखिक पूछ रहा है। फिर देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ पर लिखित शब्द दिया गया है, यहाँ पर मौखिक था, यहाँ पर लिखित है। लिखित अगर पूछता है तो इसका सदैव आंसर क्या होगा ना? वर्ण होगा। जब मुख से बोलते हैं वो ध्वनि होता है और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अगर पूछता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ये शब्द को गौर कीजिएगा। अगर मौखिक इकाई पूछता है तो इसका सदैव आंसर ध्वनि होता है। अगर लिखित पूछता है तो इसका सदैव आंसर वर्ण होता है। परंतु यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ पर मौखिक शब्द दिया गया है, ना तो यहाँ पर लिखित शब्द दिया गया है। यहाँ कोई शर्त नहीं है। क्या कह रहा है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की कितनी इकाइयाँ हम देख चुके हैं। पहला क्या है? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है और सबसे छोटी क्या है ना? वर्ण होता है। तो इसका सदैव आंसर वर्ण होगा, ध्वनि नहीं होगा मेरे भाई, ध्वनि नहीं होगा। क्योंकि हम ये देख चुके हैं, पहले तो ये देख चुके हैं ना। इसके अंग कह लो, अवयव कह लो, इकाई कह लो, इसके 3 हैं। सबसे छोटा क्या है ना? वर्ण है। फिर उसके बाद क्या है ना? शब्द है। और सबसे बड़ा अंग, इकाई या अंग कह लो, वाक्य होता है। अगर कोई शर्त ना दे, किसी भी मौखिक वाला शर्त ना दे, लिखित वाला शर्त ना दे, तो इसका सदैव उत्तर होगा वर्ण ही होगा। परंतु आंसर की में ध्वनि दिया गया है वो गलत है। मुझे नहीं पता, वो मिस्टेक से वो दिए हैं। मुझे नहीं पता वो मिस्टेक से हुआ है या वो उसका उत्तर ध्वनि ही मानते हैं, ये नहीं पता। परंतु नियम के अनुसार इसका उत्तर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ण होगा। ठीक है। फिर आगे देखिए प्रश्न और कैसे बनता है ना। अर्थ के आधार पर कह रहा है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस शब्द को गौर कीजिएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये जो हमने 3 प्रश्नों को देखा, 1 2 3, इसमें अर्थ नहीं आता है। ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है ना? शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। क्योंकि वर्ण जो है ना, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ होता है। ठीक है। फिर अगला क्या है ना? भाषा माफ़ कीजिए,
भाव या भावार्थ के आधार पर क्या कह रहा है ना, भाव ये शब्द जो है इनको गौर कीजिए। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है ना, वाक्य होता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है ना, वाक्य होता है। ये जो शब्द है ना, शब्द का भाव या भावार्थ नहीं होता है। शब्द, ये जो शब्द है, शब्द का अर्थ होता है, भावार्थ नहीं होता है। और जो वाक्य है इसका भावार्थ होता है। इसीलिए भाव या भावार्थ के आधार पर, अगर एग्जाम में पूछता है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है तो वाक्य ही होगा। अगर बड़ी भी पूछ ले तो ये वाक्य ही होगा, क्योंकि इकाई एक ही है। इस संदर्भ में भाव या भावार्थ के संदर्भ में इकाई एक ही है, चाहे इसे आप छोटी कह लो या बड़ी कह लो, एक ही है, कोई और कुछ नहीं है। फिर देखिए दूसरा क्या है ना, भाषा का सबसे बड़ा अंग। अगर इस तरह क्वेश्चन घुमा देता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछता है या भाषा का सबसे बड़ी इकाई पूछता है, ठीक है, इसका भी सदैव उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा ना, वाक्य ही होगा। इसका सदैव उत्तर क्या होगा ना, वाक्य ही होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है ना, वर्ण है, परंतु आंसर की में ध्वनि दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। आप सभी विद्वान हैं, आप सही गलत में जो अंतर है आप कर सकते हैं। तो आपको ये वाला विषय जो लेकर अगर विवाद मन में प्रश्न उठ रहा है तो आप स्वयं मतलब पढ़िए, चीज़ों को जानिए, समझिए, देखिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है स्वध्वनि है, स्वध्वनि है, वो किस प्रकार का ध्वनि ये पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, मूर्धन्य, अघोष है, अल्पप्राण है, ये सब समान है। बाकी ये लास्ट के जो चार हैं ये अलग अलग हैं। तो इसको देखते हैं। पार्श्विक तो नहीं होगा, पार्श्विक ल होता है। हिंदी में केवल एक ही वर्ण पार्श्विक व्यंजन होता है, वो ल है। और इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये संघर्षी, संघर्षी, हिंदी में संघर्षी व्यंजन चार होते हैं। हिंदी में संघर्षी व्यंजन चार होते हैं, तीनों श, तालव्य, दिनेश, दंत्य और ह, ये चार संघर्षी होते हैं। तो इसके ये संघर्षी के अंतर्गत मूर्धनी ष आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। संयुक्त व्यंजन वर्ण ज्ञ बना है, किस किस से मिलकर बना है। तो इसका सही उत्तर क्या है ना, ऑप्शन नंबर डी, स्वर रहित ज और ञ, स्वर रहित ज और ञ से मिलकर बना है। अगर ऑप्शन में ये वाला ना दिया होता, पहले समझते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन आखिर होता क्या है। संयुक्त व्यंजन उसे कहा जाता है जिसमें दो व्यंजनों का शामिल हो योग, जिसमें जो दो व्यंजन हो और एक स्वर होता है, जिसमें दो व्यंजन हैं और एक स्वर होता है। जैसे कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो जो ये स्वर रहित है, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम स्वर को अलग करेंगे तो न्य ज है, इसे स्वर रहित लिखेंगे और अ को पूरा लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये वाला भी रहेगा तो ये भी सही है, और ये वाला अगर रहता है तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो क्षत्र ज्ञास्त्र हैं सभी का योग इस प्रकार ही होता है। चाहे आप इस प्रकार लिख लो, यहाँ इसको स्वर रहित कर लो, चाहे इसको स्वर सहित करके लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ना, डी, ऑप्शन नंबर डी होता है। फिर देखिए अतएव का संधि विच्छेद पूछ रहा है। अतएव का संधि विच्छेद, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग का लोप होता है, लोप होने के बाद ये अतएव शब्द का निर्माण करता है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए, इसको देखते हैं। पवनचक्की कौन सा समास है, पूछ रहा है पवनचक्की कौन सा समास है। इसका सही उत्तर क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी, मध्य पदलोपी समास। ये बहुत अंदर से पूछा है, और ये जो है मध्य पदलोपी समास, इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास,
इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पवन चक्की का अगर हम समास विग्रह करते हैं, पवन चक्की का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा ना, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। तो ये क्या है, ये समासिक पद है। तो देखिए यहाँ पर ये कारक विभक्ति है, ये विभक्ति चिन्ह है, और इसमें क्या होता है ना, जिस समासिक पद में ये समासिक पद है। ठीक है, ये पवन चक्की जो है ये समासिक पद है, और कह रहा है जिस समासिक पद में, देखिए जिस समासिक पद में कारक विभक्ति है, विभक्ति के साथ साथ कुछ पदों का भी लोप होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है ना, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, या इसका दूसरा नाम क्या है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, फिर से देखिए, जिस समासिक पद में, ये समासिक पद है, जिस समासिक पद में कारक विभक्ति के साथ साथ कारक विभक्ति का लोप होता है और साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, उसे क्या कहा जाता है ना, मध्य पदलोपी समास कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम क्या है ना, लुप्त पद तत्पुरुष समास कह दिया जाता है। जैसे कि इसका दूसरा उदाहरण क्या होगा ना, वायुयान, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा ना, वायु में चलने वाली यान। ठीक है, तो इसका तो लोप हो रहा है, इसका लोप तो होगा ही होगा, इसके साथ क्या होता है ना, कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, चलने वाली। ठीक है, ये जो पद है इन पदों का भी लोप होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ना, लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास कह दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ रहा है समानार्थी शब्द का चयन करें, पूछ रहा है। ये स्वतः जो शब्द है ये इसका समानार्थी शब्द क्या होगा ना, स्वयं होगा। इसका सही उत्तर क्या है, समानार्थी शब्द क्या है ना, स्वयं होता है। देखिए 92 प्रश्न को देखते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द पूछ रहे, पूजा तो नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, जलधि होता है, जलधि का अर्थ समुद्र होता है और ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है भालू का बहुवचन शब्द है, भालू का बहुवचन भालू ही होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी भालुएं कर देते हैं, भालुओं कर देते हैं, परंतु वो सही नहीं है। भालू का बहुवचन भालू ही होता है। जैसे छाया, हम अगर कहेंगे छाया का बहुवचन छाया ही होता है, छाया का बहुवचन छाया ही होगा। उसी प्रकार भालू का बहुवचन भालू ही होता है। ठीक है, देखिए 94 प्रश्न को देखते हैं। इस बात में कौन सा विशेषण है, इस बात में कौन सा विशेषण है, तो देखेंगे इस बात में, इसमें ये जो है इसमें कौन सा विशेषण है, एक एक करके देखते हैं। क्रमवाचक, यहाँ पर क्रम का कोई भाव नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। समुदायवाचक, यहाँ पर समुदाय जैसा कुछ भाव भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। निश्चय परिमाण, यहाँ पर परिमाण की बात नहीं की जा रही, यहाँ भी परिमाण का भाव नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा ना, सर्वनामिक होगा, क्योंकि ये तीनों अगर नहीं आते हैं तो आखिर वाला डेफिनेटली आएगा। इसमें इसका सही उत्तर क्या है ना, सर्वनामिक है। ठीक है, चलिए क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है। क्रिया के मूल को क्या, धातु कहा जाता है। ठीक है 96 प्रश्न को देखिए, कह रहा है संबलपुर भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर दूर है, कारक की पहचान कीजिए। यहाँ पर कारक की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा ना, अपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर भुवनेश्वर और संबलपुर और भुवनेश्वर में तुलना की गई है, जो दूरी है, दूरी की तुलना की गई है। जहाँ पर भी तुलना आएगा, जहाँ पर भी तुलना आता है, या अलगाव, जहाँ पर भी अलगाव ये आते हैं, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा ना, अपादान कारक होगा। ठीक है, 96 नंबर बी। फिर देखते हैं इनमें से देख धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसमें से
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है ना, ये ऑप्शन नंबर सी है, दिखलवाना, ये ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वो देखते हैं, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। किस प्रकार का वाक्य ये पूछ रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 99वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का उचित अर्थ चयन कीजिए। उचित अर्थ इसका क्या है, ऑप्शन ए ही हो होगा, परंपरा के विपरीत कार्य करना। जो परंपरा के विपरीत कार्य करते हैं तो वहाँ पर क्या कह दिया जाता है ना, उल्टी गंगा बह रही है। फिर अंतिम प्रश्नों को देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है ना, पछताना, पछताना, हाँ, इसका अर्थ क्या है ना, पछताना, ठीक है। आज का वीडियो अगर आप लोग सभी को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए, और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।